नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नशीली दवाओं के मुद्दे पर वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को बंद करने की धमकी। वेनेजुएला ने इसे देश की संप्रभुता को कमजोर करने वाला औपनिवेशिक खतरा बताया। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकितकेओ 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। चीन ने हांगकांग में आग लगने की घटना के बाद ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों के राष्ट्रव्यापी निरीक्षण की घोषणा की। चक्रवात दितवा ने श्रीलंका में तबाही मचाई। 159 लोगों की मृत्यु। राहत और बचाव अभियान जारी। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय मैच आज रांची में। केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नशीली दवाओं के मुद्दे पर वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को बंद करने की धमकी दी गई है। वेनेजुएला ने इसे देश की संप्रभुता को कमजोर करने वाला औपनिवेशिक खतरा बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को नजरअंदाज करते हुए एयरलाइंस पायलटों, ड्रग डीलरों और मानव तस्करों की हवाई नाकाबंदी का आह्वान किया। एक रिपोर्ट। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि वह हवाई क्षेत्र बंद करने के ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज करती है और कहा है कि ये एक औपनिवेशिक खतरा है जिसका उद्देश्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, वैमानिक की सुरक्षा और पूर्ण संप्रभुता को कमजोर करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की घोषणाएं एक शत्रुतापूर्ण, एक तरफा और मनमाना कृत्य हैं। इस महीने की शुरुआत में कई विमान कंपनियों ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र से अपनी उड़ानों का मार्ग बदलना शुरू कर दिया था और अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन ने इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ने की चेतावनी जारी की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकितकेओ 4 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल रात कहा कि यात्रा रणनीतिक साझेदारी और स्थायी संबंधों को मजबूत करने का अवसर है। वे आज दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री फुआंगकितकेओ कल द्विपक्षीय चर्चा के लिए हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। हांगकांग में लगे भीषण आग में 128 लोगों की मौत के बाद चीन ने ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों के राष्ट्रव्यापी निरीक्षण की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य आग जैसे त्रासदियों को रोकना है। चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार नवीनीकरण या आंतरिक संशोधनों से गुजर रही इमारतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य परिषद कार्य सुरक्षा समिति ने नोटिस जारी कर स्थानीय अधिकारियों को निरीक्षण करने का निर्देश दिया। ये अभियान 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। बाहरी दीवारों के इंसुलेशन में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग, बांस के मचान जैसी प्रतिबंधित निर्माण सामग्री, अग्नि सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन निकासी मार्ग। बुधवार को हांगकांग में बांस के मचान और फोम इंसुलेशन सामग्री से नवीनीकरण के दौर से गुजर रहे एक अपार्टमेंट परिसर में 8 32 मंजिला ब्लॉकों में से 7 इमारतों में आग लग गई और तेजी से फैल गई। हांगकांग में वांगफुक कोर्ट अपार्टमेंट परिसर में लगी भीषण आग में मारे गए लोगों की याद में 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। हांगकांग के नेता जॉन ली अधिकारियों ने मौन रखा और सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए शोक पुस्तिका भी रखी गई है। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और असुरक्षित सामग्रियों के इस्तेमाल के संदेह में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा।
आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। चक्रवात दितवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया है कि चक्रवात से अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है और 203 लोग लापता बताए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। साइक्लोन दितवा से प्रभावित श्रीलंका बाढ़ और लैंडस्लाइड से जूझ रहा है। ऐसे में भारत ने श्रीलंका में अपने ऑपरेशन सागर बंधु को काफी बढ़ा दिया है। कल भारतीय वायुसेना के 2 विमान 21 टन राहत सामग्री और 80 एनडीआरएफ के जवान लेकर आए, जिन्हें अब पुत्तलम और बदुल्ला में तैनात किया गया है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से हैं। INS विक्रांत से कल 2 चेतक हेलीकॉप्टर श्रीलंकाई एयरफोर्स की टीमों के साथ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में शामिल हो गए और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कई उड़ानें पूरी की हैं। इस मुश्किल समय में भारत की तरफ से मदद का हाथ एकजुटता और दया पर बने पार्टनरशिप को दिखाता है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। दक्षिण पूर्व एशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 350 हो गई है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में खोज और बचाव अभियान तेज हो गए हैं। भारी वर्षा ने 3 देशों के बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग फंसे हुए हैं तथा कई लोग छतों पर बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंडोनेशिया में आपदा अधिकारियों ने 200 से अधिक लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की है। बचाव दल सुमात्रा के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन इलाकों में 100 से अधिक लोग अभी लापता हैं। थाईलैंड में मरने वालों की संख्या 162 हो गई है। सोंगखला प्रांत में जलस्तर 3 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे देश में 1 दशक में सबसे भीषण बाढ़ आई है। इस बीच मलेशिया में भीषण बाढ़ ने 2 लोगों की जान ले ली है और उत्तरी राज्य पर्लिस का बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने के लिए पेरिस जाएंगे। मीडिया खबरों के अनुसार इस वार्ता का उद्देश्य रूस के साथ युद्ध समाप्ति करने की दिशा में निष्पक्ष और स्थायी शांति के लिए आवश्यक शर्तों की रूपरेखा तय करना है। दूसरी ओर रुस्तम उमेरोव के नेतृत्व में एक वरिष्ठ यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन के लिए अमेरिका की शांति योजना पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहा है। यूक्रेन की नौसेना के ड्रोन ने काला सागर में 2 रूसी तेल टैंकरों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैरोस और विराट नाम के ये दोनों टैंकर खाली थे और रूस के एक प्रमुख काला सागर तेल टर्मिनल नोवारोसिस्क की ओर जा रहे थे। ये हमले रूसी तेल शिपमेंट को निशाना बनाकर किए गए थे, जो यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। कथित तौर पर यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं द्वारा निर्मित सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तुर्की के अधिकारियों ने आग बुझाने में मदद की और जहाजों की निगरानी की। और अब खेल खबरों के साथ हैं करिश्मा राय। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। उधर लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत आज 2 फाइनल मुकाबले खेलेगा। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। यह मैच दोपहर बाद 3:20 पर शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना जापान की काहो आसावा और मेई तनाबे की जोड़ी से होगा। यह मैच दिन में 2:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं टेबल टेनिस में भारत की 3 बार की ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मनिका बत्रा और मानव ठक्कर आज से चीन के चेंगदू में शुरू हो रहे ITTF मिक्स्ड टीम विश्व कप 2025 में 8 सदस्यों के भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नशीली दवाओं के मुद्दे पर वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को बंद करने की धमकी। वेनेजुएला ने इसे देश की संप्रभुता को कमजोर करने वाला औपनिवेशिक खतरा बताया। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक वांगकिटकेओ 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। चीन ने हांगकांग में आग लगने की घटना के बाद ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों के राष्ट्रव्यापी निरीक्षण की घोषणा की। चक्रवात दितवा ने श्रीलंका में तबाही मचाई, 159 लोगों की मृत्यु, राहत और बचाव अभियान जारी। और क्रिकेट में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एकदिवसीय मैच आज रांची में। KL राहुल भारतीय टीम के कप्तान। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।